नमस्कार, यह है पारुभाषा सीरीज में कक्षा 12 का अध्याय 2 जो कि है मानव जनन। यहाँ पर एनसीईआरटी के 100% लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 12 एनसीईआरटी के अध्याय 2 को अच्छी तरीके से पढ़ा है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है मानव जनन से संबंधित, वो है गलत कथन का चयन करिए। पहला क्वेश्चन है मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी है, तो ये तो सही बात है कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी होता है। दूसरा कहना है कि मानव अंड प्रजक प्राणी होता है, तो ये बात गलत है क्योंकि मानव जरायुज प्राणी होता है। मानव कैसा प्राणी होता है? जरायुज प्राणी होता है, यानी विविपैरस होता है। बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता। तो जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी, बच्चे पैदा करने वाले। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर गलत आंसर है। बाकी सारी देख लीजिए। जनन घटनाएं यौनारंभ से के पश्चात संपन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जब यौनारंभ हो जाता है उसके बाद ही जनन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है। वृद्ध पुरुष में देखा जाए, पुरुष और महिलाओं में ये एक अंतर भी है कि पुरुष में शुक्राणु का बनना वृद्धावस्था तक चलता रहता है, लेकिन स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाणु नहीं बनता। तो ये भी लाइन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव में लैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाले घटनाओं का सही क्रम क्या है? लैंगिक जनन के अंतर्गत तो भैया सबसे पहले क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। पहले युग्मक का निर्माण होगा, नर युग में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, है ना। ये युग्मक फिर क्या होंगे? नर युग्मक मादा युग्मक के पास छोड़ा जाएगा, यानी वीर्य सेचन होगा। और फिर यहाँ पर ये नर युग्मक के साथ क्या होगा? फ्यूज करेगा, यानी निषेचन होगी। निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण क्या होगा? गर्भाशय में अंतररोपित होगा। अंतररोपण के पश्चात भ्रूण का निर्माण, यानी 9 महीने की गर्भावधि होगी। और फिर उसके बाद प्रसव होगा, यानी संतान का गर्भाशय से बाहर निकलना। ठीक है, पार्चुरेशन। तो ये सीक्वेंस होता है। पहले युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण, फिर वीर्य सेचन, फिर निषेचन, फिर अंतररोपण, गर्भावधि, प्रसव। देख डालिए, वीर्य सेचन पहले दे दिए, गलत बात है। पहले युग्मक जनन होगा। तो युग्मक जनन सबसे पहले युग्मक जनन होगा, फिर वीर्य सेचन, फिर निषेचन, अंतररोपण, गर्भावधि और प्रसव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत कथन का चयन करना है। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जिसमें पेल्विक गर्डल पाया जाता है, वहां पर यह होता है। स्त्री जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। पुरुष अंडाकार होता है, वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं उदर के निचले भाग के दोनों ओर 1 से 3 अंडाशय होता है, गलत बात है। अगर हम मादाओं में देखें तो उदर में एक अंडाशय इधर और एक अंडाशय इधर, उदर के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है, 1 से 3 नहीं लिखेंगे। ऑप्शन डी गलत है आंसर। नेक्स्ट, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली, जिसे वृषण कोश कहते हैं, उसमें पाया जाता है। वृषण जो होता है वो शरीर से बाहर एक थैली वृषण कोश में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया था, जिससे कि वो अपना तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रख सके, जो कि जरूरी है किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए, यानी शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। ठीक है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम बना रहे, जो कि शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट, वृषण के कक्ष क्या कहलाते हैं? अगर आप बात करो वृषण में, तो वृषण में लगभग ऐसे 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषणीय पिंडक टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। ठीक है, वृषणीय पिंडक यानी टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक वृषणीय पिंडक में ऐसे 1 से 3 नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्रजन नलिका कहते हैं। शुक्रजनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है नरजर्म कोशिका, जिससे क्या बनता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका, जो कि नरजर्म कोशिकाओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, पोषण देता है। वहीं बात करें शुक्राणु जनन के बाद जो भी खाली स्थान बनता है, उसे कहते हैं अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश में एक प्रकार की कोशिका होती है, जिसे अंतराली या लीडिक कोशिका कहते हैं। लीडिक कोशिका
एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती है जिनकी भीतरी भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अभी बताएं कौन कौन सी? नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो देख लीजिए, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका, ये 2 प्रकार की कोशिका शुक्रजनन नलिका के अंदर पाई जाती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण किससे होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है नर जर्म कोशिका से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो सर्टोली कोशिका का कार्य होता है नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन ए। गलत कथन का चयन करिए। शुक्रजनक नलिका के भीतरी क्षेत्र को अंतराली कोशिका कहते हैं। गलत बात है, अभी बताए हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। इसके अंदर जो कोशिका होती है उसे अंतराली कोशिका कहते हैं, ऑप्शन ए ही यहाँ पर गलत है। अंतराली कोशिका में रुधिर वाहिकाएं, अंतराली कोशिका लीडिक कोशिका होती है। लीडिक कोशिका कौन से हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, देखिए, लीडिक कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण स्राव करती है। अंतराली कोशिका में कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य में सक्षम होती है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु के बाहर निकलने का सही क्रम क्या है? अगर आप देखो एक वृषण को, तो वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से जो भी नलिकाएं निकलती हैं, उन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं? वृषण जालिका, वृषण जालिका, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस से वाहिनियां निकलती हैं जिसे कहते हैं शुक्र वाहिका। वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से एक इपिडिडाइमस निकलता है और फिर शुक्रवाहक। ये जो है ये क्या कहलाता है? अधिवृषण, यानी इपिडिडाइमस, जो वृषण के पीछे पश्च सतह पर स्थित होता है, और ये है आपका शुक्रवाहक। तो यही क्रम है। क्या क्रम है? सबसे पहले वृषण जालिका में आएगा, फिर शुक्रवाहक में जाएगा, फिर अधिवृषण में जाएगा, फिर शुक्रवाहक। तो वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिवृषण स्थित होता है, अभी बताए हैं, वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्खलनीय वाहिनी क्या है? तो अब जो ये शुक्रवाहक है वो आता है मूत्राशय के पास। वहां पर एक शुक्राशय नामक ग्रंथि से एक नली निकलती है जो इस शुक्रवाहक में आकर मिल जाता है और एक स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्खलनीय वाहिनी किससे मिलकर बना होता है? स्खलनीय वाहिनी शुक्राशय की वाहिनी और शुक्रवाहक से मिलकर बना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्खलनीय वाहिनी का कार्य क्या है? स्खलनीय वाहिनी का कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रह करना, उन्हें बाहर निकालना, ठीक है, उनका भंडारण, मूत्र मार्ग द्वारा उनका बाहर स्थानांतरण शुक्राणुओं का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। उस छिद्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस या मूत्राशय मुख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग जिसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसमें एक ढीली त्वचा होती है जो उसको ढकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रछद या इसे कहते हैं फोरस्किन, फोरस्किन। नेक्स्ट, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत कौन आता है? यानी पुरुष के जनन अंग में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखें, एक जोड़ा शुक्राशय होता है, बिल्कुल सही बात है। एक जोड़ा अंडाशय, अंडाशय तो महिलाओं में होता है, तो ये तो गलत हो गया। एक जोड़ा शुक्राशय, एक जोड़ा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक जोड़ा नहीं होता, केवल एक होता है। एक जोड़ा वृषण, वृषण कोई ग्रंथि नहीं है। एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि, एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल, बिल्कुल सही बात है। प्रोस्टेट याद रखिएगा, प्रोस्टेट सिंगल होता है, जोड़े में नहीं होता। नेक्स्ट, शुक्रीय प्रद्रव में क्या होता है? जो शुक्राणु के साथ जो भी द्रव घुला होता है उसे शुक्रीय द्रव्य, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो उसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम, सी। नेक्स्ट, स्त्री जनन तंत्र में सम्मिलित होता है। स्त्रियों के जनन तंत्र में कौन सम्मिलित होता है? एक जोड़ा अंडाशय, सही है। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननेंद्रिय, ये तो सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, थोड़ा और देख लेते हैं। एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, योनि। अब ये गर्भाशय को गलत कर है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, योनि, बाह्य जननेंद्रिय, गर्भाशय नहीं है। एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननेंद्रिय, ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो गर्भाशय ग्रीवा नहीं दिया गया है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
गर्भाशय ग्रीवा भी पाया जाता है। पुरुष एवं स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक लैंगिक अंग वे होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग वे होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। तो भैया ये प्राथमिक होंगे। मादा में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। तो भैया ये भी प्राथमिक होंगे, यानी अंडाशय और वृषण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। स्त्रियों में उदर के नीचे भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। गलत बात है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। यही आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा है कि जो अंडाशय होती हैं उनसे डिंब वाहिनियां निकल कर आती हैं। तो ये जो डिंब वाहिनी है इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर, ये अंडाशय है, परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। ये आपका गर्भाशय है। सही है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का जो हिस्सा है वो कीप का आकार का होता है। अंडाशय के ठीक पास ऐसे कीप का आकार होता है, जिसे कीपक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कीपक के किनारे अंगुली समान ऐसे झालर संरचनाएं होती हैं, जिसे पश्चमाविका नहीं कहते हैं, जिसे झालर कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ऑप्शन सी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, जन्मनाल की रचना होती है। अगर आप गर्भाशय को देखें अगर आप मादा स्त्री जनन तंत्र को देखें तो उनमें इस तरह से कुछ संरचनाएं होती हैं। यह आपका है गर्भाशय, जिसे यूटेरस या वॉम्ब भी कहते हैं। यह आपका है अंडवाहिनी, यह आपका है अंडाशय, और ये जो आप देखते हो ये है ग्रीवा, जिसे सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। इसके अंदर की जो गुहा है उस गुहा को कहते हैं ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल। और ये आपका योनि यानी वेजाइना। ठीक है। तो यहाँ पर शिशु डेवलप होता है ना, शिशु यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये जो शिशु है वो बाहर आता है ग्रीवा से होते हुए और योनि से होते हुए। तो जिससे बाहर आएगा उसी को कहेंगे जन्म नाल। जन्म नाल किससे बनता है? ग्रीवा नाल और योनि से बनता है। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। अगर आप गर्भाशय को देखो तो इसमें 3 परत होती है। एक ये होगी बाहर की परत, जिसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम। एक होती है मध्य परत जो कि बनी हो, जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम, पेशीय परत होती है। और सबसे आंतरिक जो परत होती है वो है एंडोमेट्रियम, अंतः परत। तो कह रहे हैं कि बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर होती है, जिसे परिगर्भाशय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पतली होती है, झिल्लीमय होती है। मध्य वाली मोटी चिकनी पेशीय स्तर होती है। बिल्कुल सही बात है। चिकनी पेशीय स्तर होती है। ऑक्सीटोसिन इसी पर कार्य करता है। आंतरिक ग्रंथिल स्तर गर्भाशय अंतःस्तर कहलाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि ग्लैंडुलर होती है। आर्तो चक्र के दौरान गर्भाशय के मध्य स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। गलत बात है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3 से 5 दिन में जो रक्तस्राव होता है वो इस अंतः स्तर के नष्ट होने के कारण होता है। ठीक है। अंतः स्तर, मध्य स्तर नहीं, क्या लिखेंगे? अंतः स्तर के नष्ट होने के कारण आता है बाहर। ठीक है। जो मध्य स्तर होता है वो प्रसव में, यानी जब बच्चा बाहर आता है डिलीवरी के टाइम, उस समय ये मध्य स्तर काम करता है। इस पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। वो ऑक्सीटोसिन इसमें संकुचन को बढ़ा देता है, क्योंकि ये चिकनी पेशी स्तर है और ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी पर काम करता है। प्रसव के समय गर्भाशय के किस स्तर में काफी तेज संकुचन होता है? अभी बताएं। तो गर्भाशय में 3 स्तर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है मध्य स्तर, उस पर ऑक्सीटोसिन का प्रभाव पड़ता है और उसमें संकुचन बहुत तीव्र होता है। नेक्स्ट, स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत क्या क्या आता है?
योनि बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता। जघन सैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिच्छत और भग से, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी लगाएंगे। ये सारे पार्ट स्त्री बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करना है। जघन सैल वशा में ऊतकों से बनी गद्दी सी होती है जो त्वचा और जगह बालों से ढकी होती है, सही बात है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल बना है जो जघन सैल से नीचे तक फैले होते हैं, योनि द्वार को घेरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा बलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के ऊपर स्थित होता है, ऊपर नहीं होता, नीचे स्थित होता है, ठीक है, यही आपका गलत पॉइंट है, सी। नेक्स्ट, मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होता है। बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होता है भग सेफ यानी क्लाइटोरिस। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी माता स्तनधारियों का अभिलक्षण है, बिल्कुल सही बात है। स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथि ऊतक विभिन्न मात्रा में बसा होती है, सही है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथि ऊतक 250 स्तन पालियों, गलत बात है, 15 से 20 स्तन पालियों का बना होता है, ऑप्शन सी गलत है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुमिका बनाती है जो जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? दुग्ध वाहिनी से, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है किन कोशिकाओं से? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणुजन कोशिकाओं से यानी स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन की क्रिया शुरू होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया शुरू होती है किशोरावस्था में, यौवनारंभ में, इसी को कहते हैं, किशोरावस्था को ही यौवनारंभ भी कहते हैं। तो सी और डी दोनों सही होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लीजिए। वह शुक्राणुजन कोशिका जिसमें समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता रहता है। देखो, बहुत सारे शुक्राणुजन कोशिका होती हैं, उनमें से कुछ में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, तो ऐसी कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ऑप्शन ए। शुक्राणु पशु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु पशु होते हैं स्पर्मेटिड, वे रूपांतरित होकर स्पर्म बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्र रूपांतरण, ऑप्शन सी, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्राणु शुक्रजन नलिका से जिस प्रक्रिया द्वारा मोचित होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वीर्यसेचन, स्पर्मिएशन। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोग को हो सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में एक वर्ड आएगा कृत्रिम वीर्यसेचन, कृत्रिम वीर्यसेचन, वहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखो यहाँ पर शब्द में हिंदी में वीर्यसेचन आ रहा है, तो ये जो वीर्यसेचन है इसे स्पर्मिएशन कहते हैं, यानी वीर्य का बाहर निकलना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी टूल के माध्यम से, मान लो सिरिंज के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, हम अगर शुक्राणु को सीधे ही डायरेक्टली हम गर्भाशय में भेज दें तो इसे कहते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। इसमें अंतर याद रखिएगा। अग्र पीयूष ग्रंथि से LH और FSH के स्राव को कौन प्रेरित करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। आपने पढ़ा है पिछले क्लास 11th में भी कि GnRH जो होता है वो पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करने को प्रेरित करता है। और गोनेडोट्रोफिन्स कौन होते हैं? यही दो होते हैं, LH और FSH। अब बताओ, पुरुष में LH क्या करता है? पुरुष में LH एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है लीडिंग कोशिका पर कार्य करके, और फिर एंड्रोजन और FSH शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, सब बताए हैं। अब देखो यहाँ पर लिया गया है GnRH स्तर में वृद्धि अग्र पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है जिससे LH और FSH का स्राव होता है, बिल्कुल सही बात है। LH सर्टोली कोशिका पर कार्य कर एंड्रोजन का संश्लेषण करते हैं, गलत बात है। अभी आपने पढ़ा है कि LH लीडिंग कोशिका पर कार्य करता है और लीडिंग कोशिका एंड्रोजन का स्राव करती है, सर्टोली कोशिका तो नर्स कोशिका होती है, ऑप्शन बी गलत है। शुक्राणु की पूरी काया को आवृत करता है कौन? तो शुक्राणु की अगर आप संरचना देखें तो उसमें एक छोटा सा नेक होता है, फिर मिडिल पीस होता है, और फिर होता है एक टेल। हेड पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु को भेदने में मदद करते हैं। इसमें होता है केंद्रक जो कि आगुणित होता है, और ये है आपका, देखो ये पूरा का पूरा भाग क्या है? शीर्ष भाग है, हेड। ये है आपका ग्रीवा यानी नेक,
ये है आपका मध्य भाग, मध्य भाग, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसके माध्यम से ये तैरते हैं। ये आपका है पूंछ। इनकी की पूरी काया जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है, प्लाज्मा झिल्ली से, ऐसे पूरी की पूरी काया प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत आगुणित केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया मैंने। शुक्राणु के शीर्ष के अग्रभाग पर उपस्थित अग्रपिंडक उन एंजाइम का संग्रह करता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु के ग्रीवा में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गलत बात है, अभी बताया मध्य भाग में होता है। किसमें होता है? मध्य भाग में। तो ये ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते, सही है। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवेशन, शुक्रवाहक, शुक्राशय, पुरुष ग्रंथियों का स्राव आवश्यक है, सही है। शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं, सही है। पुरुष की शुक्राणु सहायक नलिकाओं ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एस्ट्रोजन बनाए रखता है, गलत बात है, एस्ट्रोजन नहीं होता है, एंड्रोजन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्तन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन अंडजननी ओगोनिया निर्मित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण, उसकी वृद्धि नहीं होती, सही है। अंडजननी में असूत्री विभाजन शुरू होता है, पूर्वावस्था फर्स्ट में प्रविष्ट होकर स्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाता है, सही है। यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में 1 से 5 मिलियन प्राथमिक फुटक, गलत बात है। बनते तो कई मिलियन हैं, अगर आप देखो अंडजननी कई मिलियन बनती है, लेकिन यौनारंभ तक पहुंचते पहुंचते नष्ट होती जाती है। यौनारंभ तक 60 से 80 हजार ही केवल प्राथमिक फुटक शेष बचते हैं, ऑप्शन ए डी। नेक्स्ट, तरल से भरी गुहा किसका विशेष लक्षण है? तरल से भरी गुहा जिसे एंट्रम कहते हैं, ये विशिष्ट लक्षण है तृतीयक फुटक की, ऑप्शन सी। प्राथमिक अंडक का प्रथम अर्धसूत्री भाजन पूर्ण होता है। प्राथमिक अंडक का प्रथम अर्धसूत्री भाजन तृतीयक फुटक के अंदर पूर्ण होता है, इससे बनता है प्राथमिक अंडक से बनता है द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड। नेक्स्ट, प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री भाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री भाजन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, अभी बताएं। आगुणित द्वितीयक अंडक, और द्वितीय नहीं प्रथम ध्रुवीय पिंड, आगुणित द्वितीय अंडक और एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रदप की मात्रा को संचित रखता है, सही है। तृतीयक पुटक विकसित होकर ग्राफिन पुटक का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण करता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, गलत बात है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, इसे हिंदी में कहते हैं पारदर्शी अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण। जो कोरोना रेडिएटा है ना, वो कोशिकीय अस्तर होता है, झिल्ली नहीं होती, कोशिकीय अस्तर होती है, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, मीनार्क, ठीक है, ऑप्शन बी। गलत कथन का चयन करिए। आर्तोचक्र प्रायः 28 से 29 दिन पर दोहराया जाता है, सही है। एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र आर्तोचक्र कहलाती है, सही है। प्रथम आर्तोचक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्पन्न होता है, सही है। आर्तोचक्र में रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की मध्य स्तर, गलत बात है, अंतः स्तर उसका कारण होती है, मध्य स्तर नहीं, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित ना हो, सही है। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत होता है, यद्यपि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, सही है। पुटकीय अवस्था में गर्भाशय मध्य स्तर पुनः पैदा हो जाता है। पुटकीय अवस्था में मध्य स्तर नहीं, अंतः स्तर पुनः, क्योंकि अंतः स्तर ही तो विघटित होता है जो रक्त के रूप में बाहर आता है, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है एलएच सर्ज, जब एलएच हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब। नेक्स्ट, पीत पिंड का निर्माण होता है कार्पस ल्यूटियम, बताइए पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किससे होता है? विघटित हो रहे ग्राफीन पुटिका से, यानी ग्राफीन पुटिका के अवशेष से, ऑप्शन सी।
पीत पिंड एक हार्मोन का स्राव करता है जो गर्भाशय के अंतस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम से ही स्रावित होता है। निषेचित अंडाणु का अंतरोपण कहाँ होता है? तो गर्भाशय के अंतःस्तर में होता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र जल्द ही शुरू हो जाता है। गलत बात है। जब सगर्भता आ जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। ऑप्शन ए गलत है। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो वीर्य सेचन कहते हैं, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन में शुरू होती है। निषेचन के दौरान अंडाणु में अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु किस स्तर में बदलाव लाता है? क्योंकि अंडाणु के दो स्तर होते हैं, एक झिल्ली होती है जिसे जोना पेल्लुसिडा कहते हैं और दूसरा कोशिकीय स्तर जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो जो जोना पेल्लुसिडा यानी पारदर्शी अंडाणु होती है उसमें शुक्राणु कुछ परिवर्तन ला देता है जिससे दूसरे शुक्राणु प्रवेश ना कर सकें। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन करिए। अगर पिंडक का स्राव अंडाणु की कोरोना रेडिएटा के माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। गलत बात है, कोरोना रेडिएटा नहीं करता, जोना पेल्लुसिडा करता है। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, नर शिशु के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपको पता है एक्स वाई जो होता है वो नर का होता है और जो वाई गुणसूत्र होता है यही नर को रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी पिता का वाई गुणसूत्र, जो कि माता में तो पाया नहीं जाता। नेक्स्ट, युग्मनज में समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जब, युग्मनज में समसूत्री विभाजन कब होती है? जब युग्मनज तुम्बिका संकीर्ण मार्ग से अंडवाहिनी से कहाँ आता है? गर्भाशय की ओर। तो संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है तब। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 8 से 16 कोरक खंड, युग्मनज विभाजित होकर कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स बनाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो उस 8 से 16 वाले को क्या कहते हैं? तूतक यानी मॉरुला कहते हैं। ऑप्शन सी। कोरक पुटी में यानी ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे ट्रोफोब्लास्ट यानी ठोस कोरक कहते हैं। नेक्स्ट, युग्मनज का अंतरोपण होता है किस रूप में होता है? ब्लास्टोसिस्ट के रूप में। ठीक है, जब 64 स्टेज हो जाती है तब। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात कोशकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं जरायु अंकुरक, पोरियोनिक विलाई। और यही जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। जरायु अंकुरक आच्छादित होता है किससे? गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से। ऑप्शन सी। अपरा का निर्माण किससे होता है? वही जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन यानी जो गर्भ में पल्ला शिशु है उसको ऑक्सीजन देना, पोषण की आपूर्ति करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, भ्रूण द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना, इसको ये सब जो कार्य है वो अपरा द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर ले जाने बाहर ले जाने में मदद करता है। सही है। अपरा बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है। अपरा बहिस्रावी नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होते हैं। ऑप्शन सी। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन का उत्पादन करती हैं। केवल सगर्भता की स्थिति में यानी मादाओं में केवल जब प्रेगनेंसी होती है तभी रिलीज होता है कुछ हार्मोन, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है अंतरकोशिका समूह, इनर सेल मास से। अंतरकोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्षमता होती है कि वे सभी प्रकार के ऊतकों को उत्पन्न कर सके। तो ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? स्टेम कोशिका, जिनमें टोटिपोटेंट होता है प्रॉपर्टी, जिससे ये विभाजन करके अपने समान या विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को बना सके। अब जो भ्रूण है उसके निर्माण की प्रक्रिया, हृदय का निर्माण कब होता है? प्रथम महीने में, प्रथम माह में। द्वितीय माह के अंत तक पाद और अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। सही है। बाह्य जनन अंग का निर्माण कब हो जाता है? अब इसके बाद बाह्य जनन अंग का ही निर्माण होता है जब पाद के बाद। तो ये बता सकते हैं 12वें सप्ताह के अंत यानी तीसरे महीने तक बाह्य जननांग का निर्माण हो जाता है। गर्भ की पहली गतिशीलता 5वें माह में देखी जा सकती है। गर्भ पूर्ण रूप से विकसित 9वें माह के अंत तक, यानी ए का 2 होगा, ए का 2, ए का 2, ए का 2 3 है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 5, सी का 5, डी का थर्ड, डी का थर्ड। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट,
गलत कथन का चयन करिए। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9 माह की होती है, जिसे गर्भावधि कहते हैं। सही है। गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को शिशु जन्म प्रसव कहते हैं। सही है। प्रसव एक जटिल तंत्रीय अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। सही है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ से उत्पन्न होता है। पूर्ण गर्भ विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को प्रेरित करता है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे जैसे संकुचन तीव्र होता जाता है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और निकलता है, जिससे और संकुचन हो, जिससे शिशु बाहर आए। गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित करता है, कौन करता है? तो गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। गर्भाशयी संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव को उद्दीपित करता है। बिल्कुल सही है। प्रसव क्रिया में शिशु मां के गर्भाशय से जन्मनाल के द्वारा बाहर आता है। सही है। शिशु के जन्म के बाद भी अपरा गर्भाशय में रह जाता है। गलत बात है। अपरा भी बाहर आ जाता है। ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रथम स्तन या खीस कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए प्रसव के बाद बताया जाता है कि माता को कि अपने शिशु को अपना ही दूध पिलाएं। इसका क्या कारण होता है? देखो, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होती है। IgA एंटीबॉडी की प्रचुरता होती है, यानी बी और सी दोनों लगाएंगे। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने जाना कक्षा 12 का अध्याय 2 मानव जननी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसको आप लोग कर लीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।